हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लबिंग। जैसे क्लबिंग ऑफ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वैसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, क्लबिंग एंड एग्रीगेशन ऑफ इनकम। ठीक है, क्या होती है इसमें भी ऐसा ही है कि एसएससी की इनकम में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी और उसको इस पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रोविजन दिए हुए है चैप्टर 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। चैप्टर 6 ऑफ द इनकम टैक्स में इससे रिलेटेड क्या दिए हुए हैं, प्रोविजन दिए हुए हैं क्या, कि ये जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो इनकम है वो एसएससी की इनकम में ऐड हो जाएगी और उसको उस पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास। पहला पॉइंट है एग्रीगेशन ऑफ शेयर ऑफ इनकम ऑफ ए मेंबर फ्रॉम ए फर्म, और आपका एग्रीगेशन ऑफ शेयर ऑफ इनकम, जैसे कि मेंबर होते हैं ना, जैसे कि फर्म हो गए, एओपी हो गई, बीओआई, जैसे कि फर्म के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, उनका इनकम में क्या होता है, शेयर होता है। इनकम में क्या होता है, शेयर होता है। फर्म के मेंबर है, उनको इनकम में शेयर होते हैं। तो उनके क्या क्या प्रोविजन है, यहाँ पर 3 प्रोविजन दिए हुए हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी। क्या है, इफ द एसोसिएशन ऑफ द पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, यूपी एसोसिएशन ऑफ द पर्सन, और बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, ठीक है, फर्म होगी, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगी, बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल, इन विच एसएससी इज द मेंबर। एसएससी क्या है, इनका क्या है, मेंबर है। आर टैक्स्ड, उनको टैक्स लगेगा, मेंबर को क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। कौन जो यहाँ से इनकम लेता है, ठीक है, मेंबर क्या लेते हैं, इनकम लेता है एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट। किस रेट पर लेता है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर लगेगा, टैक्स लगेगा उसको। देन नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअल मेंबर, उसके उसके हाथ में टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, पर मेंबर को कौन सा टैक्स लगेगा, एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से लगेगा, एट द मैक्सिमम मार्जिनल रेट, एट द मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से लगेगा। वो किसका मेंबर है, एसोसिएशन पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और फर्म का यदि मेंबर है, उसको जो भी इनकम मिलती है उस पर टैक्स क्या लगेगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से लगेगा, उसके हाथों से कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो पहला पॉइंट आप समझ गए, ठीक है, कि उसको यहाँ से क्या मिल रही है, इनकम मिल रही है। दूसरा पॉइंट है, इफ देयर इज नो टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम ऑफ द एसोसिएशन पर्सन, यदि इस इनकम पर, यदि एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो ऐसी एसोसिएशन है और उसने उन्होंने टैक्स नहीं दिया है, ऐसी इनकम पर जो उन्होंने टैक्स नहीं दिया है और ये इनकम मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो मेंबर को, मेंबर की इनकम में ऐड कर दी जाएगी और मेंबर को उस पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरे केस में मैंने आपको क्या कहा कि क्योंकि जो एसोसिएशन है उन्होंने टैक्स नहीं दिया है, इसलिए इंडिविजुअल जिसने वो इनकम रिसीव की है वो टैक्स देंगे इस पर। ठीक है, तो आप समझ गए। नेक्स्ट है यदि इस एसोसिएशन ने, कौन सी इसे मैं बोल रही हूँ, एसोसिएशन पर्सन बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ने टैक्स पेड कर दिया है, लेकिन किस रेट पर किया है, नॉर्मल रेट पर टैक्स पे किया है, नॉर्मल रेट पर टैक्स पेमेंट की है। ठीक है, देन द इंडिविजुअल शेयर ऑफ द मेंबर, जो भी उसको इनकम मिलती है इनसे, है ना, पहले वो इनकम उसकी इनकम में ऐड कर दी जाएगी, मतलब कि उसकी पर्सनल इनकम में ऐड कर दी जाएगी, उस पर वो टैक्स कैलकुलेट करेगा, बाद में वो रिबेट की ले लेगा, टैक्स रिलीफ ले लेगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज रेट ऑफ टैक्स, एवरेज रेट ऑफ टैक्स। मतलब कि पहले केस में भी एसोसिएशन ने टैक्स पेड किया था, इसमें भी कह रहे हैं, पर इसमें एट नॉर्मल रेट पर दिया है, उसमें एसोसिएशन ने किस रेट पर टैक्स दिए थे, मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर दिया था। यदि मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर दिया है तो एसएससी को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल को, मेंबर को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। दूसरी केस में क्या था कि एसोसिएशन ने टैक्स नहीं दिया था, इसलिए इंडिविजुअल की इनकम में ऐड होगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। तीसरे केस में क्या है, एसोसिएशन ने टैक्स दिया है लेकिन किस रेट पर दिया है, नॉर्मल रेट पर दिया है। ठीक है, तो क्या होगा, इंडिविजुअल की इनकम में ऐड होगी, टैक्स कैलकुलेट होगा, फिर वो टैक्स की रिलीफ ले लेगा। ठीक है, कौन सा टैक्स रिलीफ है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स के रिलीफ ले लेगा, उसके बेस पर ले लेगा। तो मुझे लगता है पहला पॉइंट आपको समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एग्रीगेशन ऑफ अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, एग्रीगेट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट अंडर सेक्शन 68। जैसे कि आपकी बुक्स है, ठीक है, आप लोग हैं, उनकी बुक्स है, उसमें बहुत सारा पैसा आ गया हुआ है और आपने बुक्स में एंट्री कर ली हुई है, जैसे कैश रिसीव है, उसमें आपने बहुत कैश रिसीव कर लिया हुआ है। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पास आता है तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि ये इनकम कहाँ से आई है, ये कैश कहाँ से आया है, नहीं एक्सप्लेन करते। और यदि आप कुछ एविडेंस रखते भी हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो वो जब, क्योंकि उसके अकाउंट शो कर रहे हैं उसकी इनकम बहुत क्रेडिट हो गई है, तो वो वाली इनकम क्या मानी जाएगी, उसकी इनकम मानी जाएगी, तो वो उसको शो करेंगे और उस पर क्या देना पड़ेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और उसने अनरिकॉर्डेड अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट कर दी गई है, मतलब कि ऐसे नहीं, बुक्स में मेरी बात सुनो कि अनएक्सप्लेन्ड है, एक्सप्लेन नहीं की गई है, ठीक है, अनरिकॉर्डेड है,
अनएक्सप्लेन्ड है, इन्वेस्टमेंट है, तो उस पर क्या देना पड़ेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप समझ गए होंगे अंडर सेक्शन 68 के अंदर यदि कोई अनएक्सप्लेन्ड है, यदि मतलब कि मेरे अकाउंट में 5 करोड़ बड़ा पड़ा हुआ है पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, ठीक है, और मैं शो भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है, और मैंने उसको अंडर रिकॉर्डेड भी रखा हुआ है ना, रिकॉर्ड अपने बुक्स में नहीं डाला पर वैसे मेरे अकाउंट में आ गए, पैसे क्रेडिट हो गए हुए हैं, पर मुझे इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 68 के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा एग्रीगेशन इन केस ऑफ अनरिकॉर्डेड एंड अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। अनरिकॉर्डेड एंड अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, ब्लैक मनी ना, जैसे कोई बड़ी ऐसा एक्स्ट्रा ब्लैक मनी कमा लेते हैं, है ना, वो ब्लैक मनी को कहाँ अनरिकॉर्ड रखते हैं और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टियाँ खरीद लेते हैं, लैंड खरीद लेते हैं। ठीक है, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है कि चलो आपने खरीद लिया, अच्छा आप ओनर हो, लेकिन आप बताइए आपके पास पैसा कहाँ से आया, और आप ये एविडेंस देते हैं जिसके कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं हो पाता, आप झूठ बोलते हो जिसके कारण वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता, तब क्या होगा, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने की हुई है वो आपकी इनकम मानी जाएगी, वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी और उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने दोनों ही टॉपिक कौन से सेक्शन के अंदर पढ़े हैं, सेक्शन 68 के अंदर पढ़े हैं, एग्रीगेशन ऑफ अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, ऊपर क्या था, अनएक्सप्लेन्ड कैश था, अब यहाँ पर है अनरिकॉर्डेड और अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वगैरह होगी ना। ठीक है, ये है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। 3-4 पॉइंट और हैं तो नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ क्योंकि लंबी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।